हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सैगल। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो आप मेरी रिवीजन सीरीज फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे केस सिनेरियो नंबर 70। ठीक है सर। यहाँ पे आईसीएआई का फोकस रहने वाला है टैक्स ऑडिट की क्या थ्रेशोल्ड है, टीडीएस की बात करके चला है 194 सी जे एम वाला, और सेक्शन 50 सी के ऊपर आईसीएआई का फोकस रहने वाला। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे सर फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है। मिस चंचल हैं जो रन करती हैं बोथ अ बिजनेस एंड अ प्रोफेशन। ठीक है। और अलॉन्ग विथ वो पे करती है लार्ज सम फॉर पर्सनल होम रेनोवेशन एंड सेल्स अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, और वो ट्रेड करती है इन एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में। ठीक है। अब सर कौन कौन से कॉन्सेप्ट जज हुए हैं? सबसे पहले जो आईसीएआई ने क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सेक्शन 44 ए बी। सर जो बात करके चलता है टैक्स ऑडिट की लिमिट, कि किस किस बंदे को टैक्स ऑडिट कराने की नीड होती है। ठीक है सर। एक चीज़ ध्यान रखना, इन केस ऑफ बिजनेस अगर आपका टर्नओवर 1 CR को पार कर जाता है, ठीक है, और इन केस ऑफ प्रोफेशन अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख को पार कर जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। सही में आया? ठीक है। ठीक है। अब सर यहाँ पे एक बात और आती है, इन केस ऑफ बिजनेस अगर आपका जितना भी कैश में रिसीट्स है और पेमेंट है अप टू 5% ऑफ टोटल का, तो उस केस में ये 1 करोड़ की लिमिट कितनी हो जाएगी? 10 करोड़। और प्रोफेशन के केस में ये कितनी हो जाएगी? 75 लाख। ठीक है, ये हुई अलग बात। ओके। अब सर यहाँ पे एक मुद्दा आया जो यहाँ पे जा चुका है, क्या कि सर मान के चलो कोई बंदा बिजनेस भी कर रहा है और कोई बंदा प्रोफेशन भी कर रहा है। मुझे पता है सर, एक सेकंड। हाँ सर, मान के चलो एक बंदा है, एक सेकंड। सर एक बंदा है, उसका एक बिजनेस भी है और एक प्रोफेशन भी है। ठीक है सर। मान के चलो उसका बिजनेस से टर्नओवर है 90 लैक्स और प्रोफेशन से है 60 लाख। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि जब मैं ये चेक करूंगा कि सर इसे टैक्स ऑडिट करवाना है या नहीं, तो मैं बिजनेस और प्रोफेशन की लिमिट को अलग अलग देखूं कि बिजनेस की तो 1 CR थी, प्रोफेशन की 50 लाख थी, या दोनों को कंबाइन करके देखूं। तो ध्यान रखना, आप हमेशा अलग अलग देखोगे। अब क्या कहोगे, या इसका बिजनेस में टर्नओवर कितना है? 90 लाख। बिजनेस के लिए लिमिट क्या होती है? 1 CR। तो उसके बिजनेस का तो टैक्स ऑडिट नहीं कराना, पर इसे प्रोफेशन का टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा क्योंकि 50 लाख को पार हो गया। तो ऐसे ने यहाँ पे यही चीज़ जज करी है, क्या कि दोनों की लिमिट है, कि इस बंदे का बिजनेस प्रोफेशन दोनों है, तो उसे अलग अलग देखनी है लिमिट। तो हमने ये चीज़ कही कि जो थ्रेशोल्ड्स आर एसेस सेपरेटली फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, नॉट कंबाइन। ठीक है, आई होप सही में आया होगा। ठीक है सर, अगला जो कॉन्सेप्ट जज करा है वो क्या करा है? सर अगर आपको याद होगा टीडीएस का, सर टीडीएस में क्या, सर मुझे पता है सर 5 सेक्शन आते हैं। सर कौन से टीडीएस के? तो 194H, 194I, 194J, 194C और 194A। सर ये 5 सेक्शन हैं। इन 5 सेक्शन के हमेशा ध्यान रखना, अगर पे मतलब जो बंदा पेमेंट कर रहा है जिसको टीडीएस काटना है, अगर पे इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तो उस केस में उन बंदों को टीडीएस तभी काटना होता है, उन पे सेक्शन तभी अप्लाई होते हैं जब इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस 1 CR को पार कर जाएगा, या प्रोफेशन के केस में 50 लाख को पार कर जाएगा। अगर मानो इस सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ पे ही है
और उनका ये दोनों लिमिट पार नहीं हो रही है, तो ये सेक्शन उन दोनों पे अप्लाई ही नहीं होते हैं, उन्हें टीडीएस काटने की नीड ही नहीं हो। ठीक है, तो देखो मैंने ये चीज़ यहाँ पे जो टेस्ट करी इसने क्या कि जो इंडिविजुअल एचयूएफ है वॉज नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C जे। और यहाँ पे सर और भी सेक्शन है, जैसे मैं आपको बताया ये पांचों सेक्शन की बात करके चलते हैं। द ऑब्लिगेशन इज ट्रिगर्ड वंस द पर्सन क्रॉसेज द टैक्स ऑडिट लिमिट इन द प्रायर ईयर। और सर क्या लिमिट थी टैक्स ऑडिट की जो उन्होंने पढ़ी? 1,50,00,000। समझ में आया? ठीक है, अगला जो फोकस आई से है वो है सर 194M में। ये अच्छा सेक्शन सर क्या देखो 194M सिंपल सी बात कहता है, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, ठीक है, जिसके ऊपर 194C जे और एच तीन सेक्शन है, जी सी और एच अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सर क्यों नहीं होता है? हो सकता है कि उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर पार नहीं हो रहा था, या जो भी वहाँ पे लिमिट है वो पार नहीं हो रही थी। इन शॉर्ट एक इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसपे 194C जे और एच अप्लाई नहीं होते, और अगर वो 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट किसी को करता है इन तीनों सेक्शन के अंडर, तो उसे टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194M। तो मैंने यही कहा टीडीएस एट द रेट 2% ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल, ब्रोकरेज या फिर कमीशन। ठीक है, सी जे और एच पेमेंट्स बाय एन इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट अदरवाइज लाइबल, जो उन तीन सेक्शन में कवर नहीं थे सी जे और एच में, अप्लाइज ओनली इफ द एग्रीगेट पेमेंट टू सिंगल पे एक्सीड्स 50 लाख इन अ ईयर। ठीक है, अब सर आपको एक चीज़ पता होगी सर 194C में हमने पढ़ा था अगर पर्सनल नेचर को हो तब भी 194C अप्लाई नहीं होता, पर एम कहता है अगर आप पर्सनल नेचर की पेमेंट कर रहे हो किसी को 50 लाख से ज़्यादा की, तब आपको 194M में तो काटना ही पड़ेगा। तो पेमेंट फॉर पर्सनल पर्पसेस आर एडिशनल आउटसाइड इट स्कोप ओनली फॉर सी और जे, बट सेक्शन एम स्पेसिफिकली कवर्स पर्सनल पेमेंट एज वेल। सही में आया? सर ध्यान रखना कि 194C जे और एच की क्या कनेक्शन है 194M से, ये चारों सेक्शन आपस में है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो मुद्दा है सर सेक्शन 50C। सर इसमें क्या था? सर देखो हमें पता है सर जब भी कोई बंदा कोई लैंड, बिल्डिंग या बोथ बेचता है, ठीक है, अब सर उस केस में क्या होता है जब वो प्रॉपर्टी बेचता है, तो जब हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करके चलते हैं उसका कितना कैपिटल गेन है, तो सर जब हम सबसे पहले हम क्या निकालते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में एसेट बेची। अब सर वहाँ पर हमें छोटा सा एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। सर मान के चलो आपने एसेट बेची फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 120 रुपये। तो इनकम टैक्स एक्ट वाले कहते हैं अब क्या करो, आप एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% करो, कितना आएगा 110, और फिर इसको कंपेयर करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। अगर 110% करने के बाद भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के चलेंगे 50C। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं यार मतलब आपने 10% का मान, चलो हम मान के चला आपने SDV से कम में बेचा, 10% कम में बेचा सही है, पर अगर आपने उससे भी कम में बेचा मतलब आप हमें सही पैसा नहीं बता रहे हो, तो उस केस में हम SDV को ही उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के चलेंगे। ठीक है, अब सर यहाँ पे जो एक मुद्दा आता है सर क्या, सर मुझे पता है जब भी कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है वहाँ पे 2 डेट होती हैं, एक तो एग्रीमेंट की डेट और एक रजिस्ट्रेशन की डेट। तो यहाँ पे एक मुद्दा ये आता है कि जब हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लें हम किस डेट की लें, रजिस्ट्रेशन डेट की लें या फिर एग्रीमेंट डेट की लें। ठीक है, तो देखो इनकम टैक्स एक्ट कहता है आप हमेशा कौन सी डेट की लोगे, रजिस्ट्रेशन डेट की, पर आप एग्रीमेंट डेट की भी ले सकते हो अगर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन चाहे 1 रुपये, अगर कुछ पैसा आपने एग्रीमेंट की डेट तक पे कर दिया था, किसने, जो बंदा खरीद रहा है बायर ने, किसको, सेलर को, और वो जो भी ऑनलाइन स्पेसिफाइड मोड है उनके थ्रू, तो आप एग्रीमेंट की डेट की भी ले सकते हो। पर ऐसा सर हम कब करेंगे, जब हमारी एग्रीमेंट की डेट की SDV कम है। ठीक है, तो आप उस दिन की भी ले सकते हो अगर आप ये कंडीशन पूरी करते हो। ये था सर सेक्शन 50C जो ICAI ने यहाँ पे जज करा है। ठीक है, सेक्शन 50C। सर जो अगला कॉन्सेप्ट ICAI ने जज करा है वो क्या जज करा है सर, ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स। सर ध्यान रखना अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर डील कर रहा है, तो उस केस में अगर तो उसने कॉमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया था तो सर वो नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ठीक है, और अगर उसने पे नहीं करा था विदाउट पेमेंट, तो उस केस में सर ये स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। और सर जब स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा तो सर जो भी इसका लॉस होगा फिर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन्स ही सेट ऑफ कर सकते हो, ना कि नॉर्मल बिजनेस इनकम से।
तो मैंने देखो ये कहा, ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव विदाउट पेमेंट ऑफ कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। और अगर आपको लॉस होता है, इज अ स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस एंड कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम, नॉट एलिजिबल फॉर फॉर नॉर्मल लॉस सेट ऑफ, वो जो भी उसमें नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? ठीक है। आखिरी पॉइंट जो जज करा है सर बहुत अच्छा है सर। क्या सर हमें एक चीज़ पता है, कैपिटल गेन के अंदर जो सर ध्यान रखना, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हेड में कोई लॉस हुआ तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के गेन से। ठीक है सर, यही बात यहाँ पे जज करनी है। देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ करंट ईयर इफ नो लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट इट इज कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया? ओके। तो सर इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी पूरा कवर करा। तो सर बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।